वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम रेजोनेंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें रेजोनेंस की 4 क्लासेस हो चुकी थी। ये रेजोनेंस की 5th क्लास है, जिसमें साइट ऑफ प्रोटोनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में हम देख लेंगे, जिसमें कि हम है ना ऑर्थो इफेक्ट और सारे इफेक्ट वगैरह उनके बारे में देख लेंगे। फिर ऑलमोस्ट ये ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, 3 परमानेंट और एक टेम्परेरी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एटलीस्ट 1 के सब्सक्राइबर तो करवा दीजिए। जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से सब्सक्राइबर 1 के तक पहुंच जाए। सो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जीओसी में रेजोनेंस के 4 लेक्चर हो चुके हैं। अगर मतलब कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है तो सीक्वेंस वाइज आप लेक्चर देखिए, जीओसी के स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए, और पर्टिकुलर अगर आपको देखना है तो पर्टिकुलर कोई भी लेक्चर देख सकते हैं आप। 4 लेक्चर हो चुके हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के भी देख सकते हैं, जैसे आपको देखना हो। अभी ये पढ़ रहे हैं हम रेजोनेंस की एप्लीकेशन में ही पढ़ रहे हैं, साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन। तो अगर जैसे अमाइड है ये ना, ठीक है, साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन का मतलब ये जो H प्लस है ना, ये यहाँ पे ना H प्लस है, वो है ना इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा या नाइट्रोजन से जाके जुड़ेगा। अगर ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा तो साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन ऑक्सीजन हो जाएगी, और अगर नाइट्रोजन से जाके जुड़ेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगी। अब दोनों में से एक होएगी, कौन सी होएगी वही हमें डिसाइड करनी है। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया है ना। अगर मतलब एक H प्लस कम है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस हो जाता है किसी का, है ना, ठीक है। तो अगर इसमें है ना, अगर हम साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन अगर ऑक्सीजन पे अगर ये H जोड़ते हैं, H प्लस जोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये H प्लस जुड़ गया, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अब इसमें देखो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, एक ये और एक दूसरी, है ना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। और जब है ना हम नाइट्रोजन पे अगर प्रोटोनेशन कर देते हैं, NH3 प्लस, है ना, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हुआ, तो इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, कॉन्जुगेट एसिड है। अगर जब हम नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन करते हैं तो क्या अब इसकी प्रोटोनेशन करने के बाद में क्या इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, नहीं बन रही है। तो अगर एक की, तो इसकी ऑक्सीजन पे करते हैं तो उसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, और नाइट्रोजन पे करते हैं तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती, एक ही स्ट्रक्चर रहती है। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन करने पर है ना, जो रेजोनेट कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। मतलब साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन एमाइड में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ द जो कॉन्जुगेट एसिड बना वो ज़्यादा स्टेबल है, वो मोर स्टेबल है कंपेयर टू नाइट्रोजन पे। अगर प्रोटोनेशन करते हैं तो जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो कैसा होता है, लेस स्टेबल रहता है। इसीलिए है ना, जो एमाइड होगा उसमें साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है। दैट इज इन अमाइड साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन इज ऑक्सीजन, है ना। दैट मीन साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन इन अमाइड इज ऑक्सीजन। अमाइड्स आर क्या होते हैं कि ऑलवेज ऑलवेज लेस बेसिक होते हैं देन द अमीन्स, है ना। अमीन्स कौन सी, एलिफेटिक हो या एज वेल एज एरोमेटिक, दोनों में क्या होता है कि जो अमाइड्स होते हैं ना, दोनों अमीन्स से है ना लेस बेसिक होते हैं। बिकॉज अमीन्स में क्या होता है कि जो बेसिसिटी किसके द्वारा शो करी जाती है, नाइट्रोजन एटम के द्वारा शो करी जाती है। वहीं अगर हमने देखा अमाइड में किसके द्वारा शो करी जा रही है, ऑक्सीजन के द्वारा शो करी जा रही है। अब ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब हो गया कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने की उसकी प्रवृत्ति नहीं है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास रखना चाहता है। मतलब और बेसिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को देने की जो टेंडेंसी, वही तो बेसिसिटी है। तो ऑक्सीजन तो कम देगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसीलिए क्या होता है कि जो अमाइड्स है ना ऑलवेज लेस बेसिक होते हैं देन द अमीन्स, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, बिकॉज इन अमीन्स बेसिसिटी शोज बाय द नाइट्रोजन less electronegative atom, while in the amides basicity shows by the oxygen atom, that is the more electronegative atom, right। अब होते हैं अमाइड्स, कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। दैट मीन्स दे बिहेव एज ए वीक एसिड एज वेल एज द वीक बेस। अब अमाइड्स का एसिडिक बिहेवियर अगर हम देखते हैं तो बेस के प्रेजेंस में H प्लस आयन ये रिमूव हो जाएगी और ये आयन बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर है ना जैसे ऑर्गेनोलिथियम अगर रिमूव कर रहा है तो ये है ना एसिडिक एच रहेगी ना, इसे रिमूव कर लेगा और ये तो क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, और ये है ना इसका आयन बन जाएगा। इसी प्रकार है ना जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो भी है ना इस एसिडिक एच को रिमूव कर लेगा, तो ये तो बना लेगा एल्केन बना लेगा,
और ये क्या बना लेगा, ये एनायन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये इसका है ना एसिडिक बिहेवियर भी बता दिया अमाइड का, क्योंकि ये ना एम्फोटेरिक होता है, लेस बेसिक और लेस एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं। अगर साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन यूरिया में देख लेते हैं, यूरिया में दो तो नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो अगर इसमें साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन अगर हम देखते हैं, तो अगर ऑक्सीजन पे अगर H प्लस जुड़ता है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। भाई एक इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर से डिलोकलाइजेशन हो सकता है, एक इधर वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर भी डिलोकलाइजेशन होगा, तो ओवरऑल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। लेकिन अगर है ना हम नाइट्रोजन पे अगर साइट प्रोटोनेशन करवा देते हैं तो इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है ये कैसा होगा, ये लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे भी है ना, यूरिया में भी है ना, साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन क्या रहेगी, ऑक्सीजन ही रहेगी, ठीक है। इन यूरिया साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन इज ऑक्सीजन। अब अगर बेसिसिटी का ऑर्डर देखा जाए तो यूरिया की बेसिसिटी होती है ना, वो अमाइड से ज़्यादा होती है, ठीक है। यूरिया की बेसिसिटी अमाइड से ज़्यादा होती है। यूरिया इज मोर बेसिक देन द अमाइड, यूरिया इज मोर बेसिक देन द अमाइड। अगर इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर देखें ना तो वही इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग जितनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी प्रोटोनेशन के बाद में, वो उतनी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी ऑर्डर रहेगा। कॉन्जुगेट एसिड मतलब प्रोटोनेशन करवाने के बाद में ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतनी ही उसकी क्या रहेगी, कॉन्जुगेट जो बेस रहेगी उसकी क्या रहेगी, बेसिसिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। लेकिन अमाइड जो अमाइड वाले केस में हमने देखा था कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी, अमाइड वाले केस में तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी ओनली। देखो ये ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी। तो अमाइड का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो लेस स्टेबल है देन द यूरिया के कॉन्जुगेट एसिड से, इसीलिए इनकी बेसिसिटी भी क्या है कि यूरिया की बेसिसिटी है ना अमाइड की बेसिसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे एक इक्विवेलेंट है ना, अगर H प्लस आयन लिया तो एक तो है ये एनेलीन है, ठीक है, और एक ये है ना नॉर्मल अमीन है ना, मतलब एलिफेटिक अमीन है। तो इसमें साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन क्या रहेगा, यहाँ पे ये तो कैसी है, एरोमेटिक है, ये तो लोन पेयर कैसा हो जाएगा, इसमें डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ही कम है, इस इनकमिंग जो H प्लस आयन है इसकी अवेलेबिलिटी ही क्या है, कम है काफ़ी, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि इसमें जो साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन क्या होगी, एलिफेटिक अमीन। साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन का मतलब वही बेसिसिटी भी हो गया एक तरीके से। तो कहाँ पर जुड़ेगा ये H प्लस आयन, इस एलिफेटिक वाले पे, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई द साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगर है ना जैसे ऑक्सीजन पे अगर है, यहाँ पे अगर ये H प्लस जुड़ता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन होएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही है ना H प्लस, देखो ये वाला डिलोकलाइजेशन होएगा, ठीक है। और अगर वही है ना, और यहाँ से भी नाइट्रोजन है ना, तो डिलोकलाइजेशन ज़्यादा है ना, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। तो और वहीं अगर नाइट्रोजन पे अगर ये H प्लस जुड़ जाता है तो ओनली है ना यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, ठीक है। तो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से केस में बन रही है, फर्स्ट केस में बन रही है, मतलब ऑक्सीजन जब है ना प्रोटोनेशन साइट हो तो कौन सी साइट हो जाएगी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर ये एग्जाम्पल है, इसमें दोनों नाइट्रोजन ही है, ठीक है। तो अगर है ना, अगर इसमें है ना फर्स्ट वाले केस में अगर इस वाले नाइट्रोजन पे अगर प्रोटोनेशन करते हैं इस नाइट्रोजन पे फर्स्ट केस में, तो इलेक्ट्रॉन्स का ना ये वाला डिलोकलाइजेशन होएगा, ठीक है। और अगर इस नाइट्रोजन पे अगर है ना प्रोटोनेशन करते हैं नीचे वाली पे, तो इसमें क्या होएगा, ओनली एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे है ना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस वाली नाइट्रोजन पे ना, देखो इतनी जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, 2 लोन पेयर और 2 पाई बॉन्ड पे, 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। मतलब इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी, इसमें तो ओनली एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें 3 बन जाएगी ओवरऑल। इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी। तो साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, ये वाला नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ये है, जैसे ये नाइट्रोजन है, तो अगर इस वाले पे प्रोटोनेशन करेंगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएगी। लेकिन अगर इस वाले नाइट्रोजन पे हमने प्रोटोनेशन कर दिया तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, एक ही ये स्ट्रक्चर रह जाएगी। तो साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड NH वाला नाइट्रोजन हो जाएगा।
इसमें भी वही सेम रहेगा, डबल ये वाला नाइट्रोजन है ना प्रोटोनेशन होएगा। अगर इस वाले केस में देखेंगे, अगर इसका इस वाले नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन होता है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। अगर इसमें और इसका अगर हो जाता है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगी, कंपेरेटिवली इस वाली साइड से कम रहेगी। तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सी हो जाएगी, ये वाला नाइट्रोजन हो जाएगा। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि जो डबल बॉन्डेड है ना नाइट्रोजन, वो ज़्यादा रेजोनेटिव, वो वहाँ पे प्रोटोनेशन करवाने से है ना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है। देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड NH है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड जो NH है ना NH3 है, यहाँ पे अगर प्रोटोनेशन करवा देंगे ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी खत्म है, यहाँ से कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी। ठीक है, पाई बॉन्ड के कारण वो डिलोकलाइजेशन तो हो जाएगा ना, पास में अगर कोई दूसरा लोन पेयर है तो ये चीज़ है। अब जैसे ये ऑक्सीजन है और ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो हमें क्लियरली देखने से पता चलना चाहिए अगर ये वाली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन पे अगर प्रोटोनेशन करवाते हैं तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरीके से ये ना रिंग है ना एरोमेटिसिटी टाइप की भी बन जाएगी। ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर डिलोकलाइज होंगे। और अगर इस सिंगल बॉन्ड OH वाली इस ऑक्सीजन पे अगर हमने प्रोटोनेशन करवा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस साइड से होगा, तो ये तो वैसे ही फेवरेबल नहीं है एक तरीके से। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हम इलेक्ट्रॉन इस साइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ये तो उस इसी साइड अगर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे है ना ये केवल इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का ये ना डिलोकलाइजेशन होएगा, जबकि यहाँ पे ना 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। साथ में यहाँ पे ना एरोमेटिक, अगर इसके डिलोकलाइजेशन को नहीं भी देखे ना तो यहाँ पे ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होने से एरोमेटिक करेक्टर फिर आ जाएगा। तो साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन ये ऑक्सीजन हो जाएगी। सेम इसमें भी है ना ये ऑक्सीजन हो जाएगी, यहाँ पे प्रोटोनेशन होएगा और ये लोन पेयर फिर इधर डिलोकलाइजेशन होने से कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये एग्जाम्पल देखते हैं आप, तो यहाँ पे एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे अगर प्रोटोनेशन करवाया जाता है तो ये देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगी 2। ठीक है, मतलब ओवरऑल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएगी, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएगी ओवरऑल, है ना। ठीक है, और अगर इसमें अगर नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन करवा देंगे ना तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, ओनली ये एक ही स्ट्रक्चर रह जाएगी। तो साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखो एक नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये है। अगर इस वाली नाइट्रोजन पे अगर हमने है ना प्रोटोनेशन करवा दिया ना तो देखो ना तो इधर का डिलोकलाइजेशन हो रखा ना इधर का हो रखा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, लोन पेयर कुछ है नहीं, तो सब ओनली एक ही ये स्ट्रक्चर रह गए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर प्रोटोनेशन करवा दिया जाता है तो ये वाला डिलोकलाइजेशन तो होएगा ना, तो यहाँ पे ना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी। तो कौन सा हो जाएगा साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये अगर इस वाले नाइट्रोजन पे अगर प्रोटोनेशन होता है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, रिंग में एरोमेटिक करेक्टर आ जाएंगे और ये ओवरऑल जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ना वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। जबकि इस वाले नाइट्रोजन पे अगर प्रोटोनेशन करवाते हैं तो ऐसी कोई स्टेबिलिटी फैक्टर्स आ नहीं रहे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कम है। तो हमेशा ये देखो कि जो डबल बॉन्डेड वाली है ना नाइट्रोजन, वो वहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि उसके पास में जो बाकी कोई लोन पेयर देने वाला है ना तो उससे वो डिलोकलाइजेशन होएगा, जिससे कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी होएगी। अब यहाँ पे देखो विच वन इज मोर बेसिक का मतलब हो गया जो है ना जिसमें साइट ऑफ प्रोटोनेशन होने से जितने ज़्यादा जो स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिक रहेगा। ठीक है, देखो इसके पास भी एक नाइट्रोजन है, इसके पास भी नाइट्रोजन है। ठीक है, और इसके वही दो नाइट्रोजन इसके पास है, वही दो नाइट्रोजन इसके पास है। लेकिन अगर इसमें है ना यहाँ पर अगर प्रोटोनेशन करवा दिया जाए इस वाले नाइट्रोजन पे तो यहाँ पे देखो एरोमेटिक करेक्टर आ जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज कंसिडर इन ए फर्स्ट लोन पेयर ओनली इन कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी विद पॉजिटिव चार्ज। नहीं नहीं एरोमेटिक करेक्टर नहीं आएंगे, सॉरी, वो तो पूरे डिलोकलाइजेशन हो पाता है ना तब आएंगे ना, सॉरी सॉरी। स्टेबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज कंसिडर इन फर्स्ट
ओके ओके सॉरी। तो यहाँ पे है ना ये वाला लोन पेयर है ना, ये इधर भी डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है और ये इस वाले पाई बॉन्ड के साथ भी डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये वाला जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव चार्ज को कम स्टेबल करेगा, ठीक है। और इस वाली फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है कि ये लोन पेयर इधर मूव करेगा और फिर तो मतलब कंप्लीटली है ना इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन करने के लिए ही अवेलेबल है। तो मतलब ये वाला जो कॉन्जुगेट एसिड होएगा फर्स्ट वाला वो ज़्यादा स्टेबल होएगा देन द सेकंड वाले से, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर इस वाले डिलोकलाइजेशन में भी इन्वॉल्व है, तो कंपेरेटिवली इसको लेस स्टेबल करेगा देन द फर्स्ट वाले से। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला अगर हम देखते हैं ना, देखो एक कंडीशन ये इधर जाएगा, यहाँ पे बता रखा है। एक बार को देखने में लगता है कि रेजोनेटिंग बन सकता है कंपाउंड, है ना, रेजोनेंस आ सकता है इसमें ना। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना, ठीक है, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी कारण ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकती इसमें। एक बार को देखने में लगेगा कि हाँ इसमें कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, लेकिन नहीं बनेगी। अब जैसे ये है, अब इनका है ना बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्जुगेट बेस, अगर यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाया जाता है, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है और इसमें यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाया जा रहा है, ये कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, ठीक है। तो इसमें है ना ओनली इस पॉजिटिव चार्ज को जो डिलोकलाइजेशन होएगा इसका केवल है ना स्टेबलाइज करने के लिए इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, ओनली एक ही लोन पेयर है। लेकिन यहाँ पे ना इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी है ना इस डिलोकलाइज इसको है ना स्टेबल कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ना फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा देन सेकेंड से। तो इसकी जो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल रहेगा उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी रहेगी। अब होता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक नेचर के बारे में, ना बेसिक नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अब देखो यहाँ पे CH3NH, ओके, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा 3 नंबर में देखो, यहाँ पे ओ देखो 3 नंबर 2 नंबर में तो देखो यहाँ पे है ना CH3 है, इसमें देखो OCH3NH2 है, मतलब ये भी लोन पेयर वाला है, ये भी लोन पेयर वाला है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर। यहाँ पे इसमें ओनली एक ही जो ग्रुप लगा हुआ है इस पे लोन पेयर, इसमें दोनों पे लोन पेयर है और इसमें भी एक ही पे लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर है ना जो लोन पेयर देगा इस पे अगर H+ ऐड होने के बाद में जो लोन पेयर दिया जाएगा तो वो है ना नाइट्रोजन से ज़्यादा देगा कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन। एक नाइट्रोजन तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। तो जो थर्ड वाला यहाँ से जो लोन पेयर जाएगा ना इसे स्टेबलाइज करने पे जब इस पे H+ लग जाएगा, ठीक है, तब यहाँ से जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो 3 नंबर है ना ज़्यादा है ना जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी 3 नंबर वाले की ज़्यादा रहेगी, इसीलिए जो इसकी बेसिसिटी होगी ना भाई जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होएगा H+ ऐड होने के बाद में उतनी उसका इसकी जो बेसिसिटी रहेगी 3 नंबर की सबसे ज़्यादा, फिर 1 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, +H इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे भी इसका +H इफेक्ट लगेगा। तो +H इफेक्ट देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का फैक्टर कॉमन है दोनों में, है ना, लोन पेयर तो दोनों को सेम एक्सटेंट से, क्योंकि इधर भी नाइट्रोजन है इधर भी नाइट्रोजन NH2 है, ठीक है। अब यहाँ पे +H इसका ज़्यादा लगेगा, इसीलिए यहाँ पे जो H+ ऐड करने के बाद में जो पॉजिटिव आएगा उसे ज़्यादा स्टेबलाइज ये करेगा, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन द फोर्थ। इस प्रकार से हमें ना जो कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी होगी वही है ना बेसिक नेचर की ऑर्डर होएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे अगर हम H+ ये एक्सेप्ट कर लेता है और ये बन गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड, और इधर इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कैसा रिंग बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो सबसे ज़्यादा तो ये स्टेबल हो गया क्योंकि रिंग ही एरोमेटिक बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेबल अगर H+ आयन ऐड करने पे अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कैसा बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया। तो सबसे लीस्ट स्टेबल 2 नंबर हो गया, एरोमेटिक सबसे स्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल। अगर यहाँ पे OH अगर H+ आयन जुड़ता है कॉन्जुगेट एसिड बन गया ये, और अगर इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं तो ये जो रेजोनेंस होएगा इसमें, ठीक है, तो 3 नंबर इज मोर स्टेबल देन द 4, क्योंकि 4 नंबर में ऐसा कोई रेजोनेंस है नहीं। तो ऑर्डर क्या आ गया, 1 3 4 2, ये इनका ऑर्डर आ गया।
नेक्स्ट है ओके। हाँ वही है ना कि यहाँ पे साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन होएगा, ये वाला तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये रिंग वाले भी है ना इसे स्टेबलाइज कर सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड को। तो फर्स्ट वाला है ना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो फर्स्ट वाले की ज़्यादा बेसिसिटी रहेगी। अब देखो यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन है ना साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है, लोन पेयर वाले दो ग्रुप है ना जो रेजोनेंस करेंगे इसके साथ है ना, डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस करेंगे, तो इधर तो ओनली एक नाइट्रोजन है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल तो ये रह गया एक नंबर है ना, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड में जब कंपेयर करते हैं, तो थर्ड में देखो यहाँ पे जो लोन पेयर कैरिंग है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो ये लोन पेयर इजीली दे देगा जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसके स्टेबलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर है ना सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, देन फिर सेकंड नंबर एंड सबसे लीस्ट 1 नंबर रहेगा। ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन देखिए, जैसे है ना रिंग है ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो ये एरोमेटिक हो जाएगी, ये एरोमेटिक हो गई और ये एंटी एरोमेटिक हो गई। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये वाला जो कॉन्जुगेट एसिड रहेगा, सबसे लीस्ट स्टेबल ये वाला रहेगा। इसमें रेजोनेंस रहेगा और इसमें कुछ नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा ये। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, 1 नंबर हो गया, फिर उसके बाद में 3 नंबर हो गया, फिर 4 नंबर हो गया, सबसे लीस्ट एंटी एरोमेटिक 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर का रिवर्स होएगा। बेसिक नेचर क्या होएगा, जो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिक नेचर, और उसका उल्टा क्या है, मतलब जो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी है ना उसका जो रिवर्स है वो एसिडिटी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है ना साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया है ना, ठीक है। ओके सॉरी सॉरी, H+ रिमूव करने के बाद में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना उसकी स्टेबिलिटी। दो टाइप से यहाँ पे सोच सकते हैं। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, इससे ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो सबसे ज़्यादा तो देखो यहाँ पे है ना नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए दो दो कार्बोनाइल है, तो सबसे ज़्यादा तो सेकंड नंबर है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे है ना, देखो इस फर्स्ट वाले में तो ना ये वाला कॉन्जुगेशन भी इधर चलेगा, लेकिन इसमें थर्ड वाले में तो ऐसा कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो थर्ड वाला मोर स्टेबल रहेगा देन द फर्स्ट स्टेबल, देन द फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाले में इस वाले ये जो ये वाला कॉन्जुगेशन है ना इस वाले कॉन्जुगेशन की ना प्रोबेबिलिटी को कुछ कम कर देगा। इसीलिए क्या होगा कि, और थर्ड वाले में तो ऐसा कुछ फैक्टर है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा तो सेकंड रहेगा स्टेबल, फिर उसके बाद में थर्ड एंड देन फर्स्ट सबसे लीस्ट स्टेबल। अब बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन और पायरोल का भी देख लेते हैं। एनिलीन होती है ना पायरोल से ज़्यादा बेसिक होती है। क्यों, पायरोल में क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा रिंग में डिलोकलाइजेशन हो जाता है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है, तो ये लेस अवेलेबल रहता है। जबकि एनिलीन में ऐसा कुछ होता नहीं है, एरोमेटिसिटी में तो इन्वॉल्व नहीं होता ये, इसीलिए एनिलीन होती है ना हमेशा है ना पायरोल से ज़्यादा बेसिक रहती है। ये इनका बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। ये एनिलीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, देन फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पे, फिर ये इधर मूव करेंगे, फिर पेरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर अगेन ऑर्थो पे एंड देन फिर इधर, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, फिर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे नेगेटिव चार्ज के, फिर यहाँ पे इस वाली ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, फिर इस ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये फाइनली ये बन गया। तो डिलोकलाइजेशन ऑफ ए लोन पेयर और 5 एटम्स हो रहा है। पायरोल में कितने 5 एटम्स पे हो रहा है, 4 कार्बन पे और 1 नाइट्रोजन एटम पे। इन पायरोल लोन पेयर डिलोकलाइज होने 5 एटम, वाइल इन एनेलिन पे है ना 4 एटम्स पे लोकलाइज होता है, 3 कार्बन पे और 1 नाइट्रोजन पे है ना। लोन पेयर है ना 5 एटम्स पे डिलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। देखो पांचों पे डिलोकलाइज हो रहा है, देखो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर यहाँ पे, नेक्स्ट में फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर ये लोन पेयर यहाँ पे आ गया, तो 5 एटम्स पे हो रहा है।
जबकि अगर हम एनिलीन की बात करते हैं तो एक एटम पे यहाँ पे फिर दूसरा ये कार्बन हो गया, तीसरा ये कार्बन हो गया, चौथा ये कार्बन हो गया, ठीक है, 3 कार्बन और एक नाइट्रोजन पे डिलोकलाइज होता है। तो लेस अवेलेबिलिटी लोन पेयर की है ना, लेस अवेलेबिलिटी रहती है पायरोल में देन द एनिलीन। सो एनिलीन बाई एनिलीन में कितने कार्बन, कितने एटम्स पे हो रहा है, 4 एटम्स पे, जिसमें से 3 कार्बन और एक नाइट्रोजन है। और पायरोल में कितने पे हो रहा है, 5 एटम्स पे हो रहा है, जिसमें से है ना 4 तो कैसे कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब जितने ज्यादा एटम्स पे अगर घूमता रहेगा तो उसकी अवेलेबिलिटी तो लोन पेयर की उतनी ही कम रहेगी ना। तो इसीलिए ना एनिलीन क्या हो गया कि मोर बेसिक हो गया देन द पाइरोल। अब एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ए कंपाउंड एक बार देख लेते हैं। एसिडिक नेचर फिनोल का देखते हैं, तो अगर है ना फिनोल H प्लस आयन अगर रिमूव कर देती है तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बनता है इसे बोलते हैं फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। अब है ना कॉन्जुगेट, जो कॉन्जुगेट बेस हो गया ना फिनोक्साइड आयन, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज, जितनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब ये बनने वाला जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी ना उतनी ही जल्दी ये H प्लस निकाल देगा, क्योंकि ये स्टेबल है, उतनी जल्दी H प्लस निकाल देगा और खुद स्टेबल रह जाएगा H प्लस निकाल के। मतलब इसे क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। जितनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी रहेगी, एसिडिक नेचर होगा ना इसका, एसिडिक नेचर क्या है, इसको H प्लस निकालने की जो टेंडेंसी रहेगी, भाई अगर H प्लस निकालने के बाद में जो कंपाउंड बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, वो अगर स्टेबल रहेगा तो जो कॉन्जुगेट एसिड है उससे क्या रहेगी कि H प्लस निकालने की टेंडेंसी तो बढ़ती जाएगी ना, मतलब उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। अब जो स्टेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है, ये क्या है कि एनायन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज के जो जितने भी विड्रॉइंग इफेक्ट्स रहते हैं ना उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, और जितने भी ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर्स रहेंगे ना उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में देखते हैं प्लस एच माइनस एच के माइनस आर के डायरेक्टली, और प्लस एच प्लस आर और प्लस एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। अब एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितने भी इफेक्ट रहते हैं ना उनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, ठीक है, ये चीज। अब जैसे ये कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, अब ये ग्रुप कैसा हो सकता है, विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है। तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो सबसे ज्यादा माइनस आर वाला स्टेबल रहेगा, फिर माइनस एच वाला, फिर माइनस आई वाला, फिर सिंपल वाला, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा प्लस आई वाला, फिर प्लस एच वाला, और सबसे लीस्ट एसिडिक रहेगा जिसमें प्लस आर इफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, फिनोल का एसिडिक नेचर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इनका हम ऑर्डर देख लेते हैं। अब यहाँ पे है ना फिनोल, वेरियस जो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल है ना उनकी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर करें, अगर कोई जी ग्रुप लगा हुआ है ना, जी ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है, और वो जी ग्रुप कौन सा है, अगर वो जी ग्रुप OR हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, CCl3 हो सकता है, या फिर नाइट्रो हो सकता है, ठीक है, ये अगर ये जी ग्रुप है। अगर ये जी ग्रुप अगर नाइट्रो है तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है नाइट्रो वाले केस में, नाइट्रोफिनोल वाले केस में, चलो अगर OR अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये कैसा ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा तो और मेटा पे कौन सा हो जाएगा, इसका माइनस आई लगेगा, तो सबसे ज्यादा तो मेटा का हो जाएगा, फिर उसके बाद में किसका, सिंपल का हो जाएगा, है ना, ठीक है, फिर उसके बाद में सिंपल का हो जाएगा, और ऑर्थो और पैरा पे तो प्लस आर लगेगा, लेकिन है ना OR का जो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आर तो दोनों सबसे लगेगा ऑर्थो और पैरा से, लेकिन माइनस आई भी कुछ लगेगा, वो कहाँ से लगेगा, ऑर्थो से लगेगा, इसीलिए ना ऑर्थो ज़्यादा एसिडिक रहेगा देन द पैरा। अगर मिथाइल ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा तो कौन सा रहेगा, सिंपल रहेगा, क्योंकि इसके कौन सा प्लस आई इफेक्ट वाला है ना, फिर उसके बाद में मेटा से ओनली प्लस आई लगेगा, जबकि ऑर्थो और जो पैरा से है ना प्लस एच लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, और लेकिन है ना जो ऑर्थो रहेगा वहाँ ज़्यादा नज़दीक रहेगा तो उससे प्लस आई भी और लगेगा, तो सबसे ऑर्थो और पैरा में अगर कंपेयर करेंगे तो पैरा ज़्यादा एसिडिक रहेगा, क्योंकि वो दूर रहने से प्लस आई इफेक्ट थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि प्लस एस तो दोनों पे सेम एक्सटेंट से लग रहा है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा ऑर्थो। अगर क्लोरीन लगा है, क्लोरीन का कौन सा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा और सिंपल, ठीक है। CCl3 का कौन सा, माइनस एच इफेक्ट लगता है, और मेटा पे कौन सा लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, माइनस एच इफेक्ट जब इसका लगेगा, और तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगेगा, और ऑर्थो पोजिशन पे माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा इसका, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो ऑर्थो रहेगा एसिडिक,
देन फिर पैरा रहेगा और फिर मेटा पे इसका माइनस आई लगेगा CCl3 का और फिर सिंपल का हो जाएगा। अब नाइट्रो का केस देख लेते हैं। नाइट्रो के केस में क्या होएगा कि जैसे ये ये तो सिंपल हो गया, मेटा वाले पे कौन सा लगेगा, माइनस आई लगेगा, ठीक है। पैरा वाले पे क्या लगेगा, ऑर्थो और दोनों पे है ना माइनस आर लगेगा, ठीक है। जबकि जो मेटा वाला रहेगा उस पे माइनस आई ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू पैरा वाले के। लेकिन इसके अकॉर्डिंग एसिडिक नेचर क्या होना चाहिए, अगर हम पहले देखें तो ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस आर भी लग रहा है, और अगर ऑर्थो और पैरा में कंपेयर करें तो माइनस आई भी ऑर्थो का ज़्यादा है। तो ऑर्थो का, फिर पैरा का, फिर मेटा का, फिर सिंपल का। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑर्थो में क्या रहती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होती है कि इसकी एसिडिटी है ना डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि पैरा ज़्यादा एसिडिक रहेगा देन ऑर्थो से, और फिर मेटा और सिंपल तो लिस्ट एसिडिक है ही। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर ये इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी तो ये जो H+ होगा ना वो निकल नहीं पाएगा। इसी कारण क्या होएगा कि जो ऑर्थो होगा ना उसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो पैरा से कम रहेगी, ठीक है। ये तो नाइट्रोफिनॉल्स का आ गया ये एसिडिक ऑर्डर। फिर अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। अब जैसे ये फिनॉल है, इस पे CF3 लगा है, CD3 का प्लस H लगता है, ओ पैरा पोजीशन पे इसका प्लस R लगेगा, इसका माइनस I लगेगा, CI3 का माइनस H लगेगा, NO2 का माइनस R लगेगा और इसका CH3 का प्लस H लगेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो अगर देखा जाए ना तो माइनस R वाला कौन सा है, ये 6 नंबर है, तो सबसे ज़्यादा तो 6 नंबर का। फिर उसके बाद में माइनस H वाला देख लो तो 5 नंबर हो गया। माइनस H में देखो कंपेरिजन करनी पड़ेगी, ये 1 नंबर में भी है और 5 नंबर में भी है। तो माइनस H क्या है, जैसे है ना क्लोरीन और फ्लोरीन अप टू डाउन जाने पे क्या होता है कि जो है ना इनके बीच में ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी, है ना। साइज मिसमैच ज़्यादा रहेगा तो जो बॉन्ड होगा ना, जैसे हमने माइनस आई H इफेक्ट में बताया था कि जैसे CF है और ये CI है, तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है कि आयोडीन का साइज इंक्रीज होएगा। साइज इंक्रीज होने से क्या होएगा कि इनके बीच में जो ओवरलैपिंग में जो साइज मिसमैच होएगी तो ये वाला बॉन्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा, है ना। CI बॉन्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा, और जो CF बॉन्ड रहेगा ना कंपेरेटिवली CI के स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जितना ये बॉन्ड है ना वीक रहेगा ना उतना ही ज़्यादा क्या होएगा कि जो माइनस IH इफेक्ट है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जो CI3 का माइनस H इफेक्ट है ना CF3 से क्या होगा, ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो 5 इज मोर एसिडिक देन द फर्स्ट, एंड फिर माइनस आई के अकॉर्डिंग है ना फोर्थ नंबर आ जाएगा। अब सारे प्लस वाले हैं तो प्लस वाले में देखो प्लस H है, प्लस R वाला तो सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा 3 नंबर। तो अब प्लस H वालों में कंपेयर करते हैं तो देखो प्लस H है ना CH3 का ज़्यादा होता है देन CD3 की, क्योंकि जो वही रीजन है CH बॉन्ड क्या रहता है, वीक रहता है। और हमने, अगर आपने नहीं देखी हो क्लास तो एक बार है ना हाइपर कॉन्जुगेशन की क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये ओवरलैपिंग होती है, कैसे वीक बॉन्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, वो सारे उस क्लास में समझ में आ जाएगा। वो है ना प्लेलिस्ट में आप GOC की में देख सकते हैं, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की क्लास। तो यहाँ पे क्या होगा कि CH3 का जो प्लस H क्या होगा कि ज़्यादा होगा, है ना। ये इसीलिए क्या होगा कि ये सबसे लीस्ट, ये ना इस सेकंड नंबर से लीस्ट एसिडिक रहेगा। तो सेकंड नंबर इज मोर एसिडिक देन द 7 एंड द सबसे लीस्ट एसिडिक जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, प्लस R लग रहा है। तो ये इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये PME3 है ना, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। इसका तो माइनस R भी तो लगेगा क्योंकि वैकेंट D ऑर्बिटल है ना इसके पास, तो माइनस R भी लगेगा इसका। तो PNS3 प्लस पैरा पोजीशन पे है, इसका तो कोई ऑर्बिटल है नहीं तो इसका तो माइनस आई लगेगा। इसका पैरा पोजीशन पे माइनस H लगेगा, इसका प्लस आई लगेगा। इसमें कौन सा माइनस H लगेगा, पैरा पोजीशन पे CI3, मेटा पोजीशन पे NMe3, इसमें ओनली माइनस आई लगेगा, और पैरा पोजीशन पे OR तो है ना प्लस R लगेगा। तो सबसे लीस्ट जो एसिडिक रहेगा ना वो तो 7 नंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये 1 नंबर है ना सबसे मोर एसिडिक रहेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद में देखो माइनस एच वाले इफेक्ट देखते हैं। माइनस एच वाले इफेक्ट में देखो माइनस जो एच होगा, अभी हमने देखा था कि अप टू डाउन जाने पे क्या होता है कि साइज मिसमैच होता है, तो जो ये जो सी एक्स बॉन्ड क्या होता है कि वीक होता है, इसीलिए है ना इसका जो CI3 का जो माइनस एच ज़्यादा रहेगा देन द CCl3 से, तो 5 नंबर ज़्यादा एसिडिक रहेगा, फिर 3 नंबर रहेगा। फिर उसके बाद में माइनस आई वालों में कंपेयर करते हैं, तो देखो नाइट्रोजन, अब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है, तो 6 नंबर मेटा पोजीशन पे, वहाँ पे 2 नंबर में पैरा पोजीशन पे, तो 2 नंबर ज़्यादा एसिडिक, वो सॉरी ये वाला ज़्यादा एसिडिक रहेगा, 6 नंबर ज़्यादा एसिडिक रहेगा देन द 2 नंबर, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, ये फ़ोन नंबर कौन सा हो गया, ये तो प्लस आई वाला है, तो ये थोड़ा सा प्लस आर वाले से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, प्लस आर वाले से थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक रहेगा, बाकी इन सब से माइनस आई जितने इफेक्ट लग रहे हैं उनसे तो कम ही एसिडिक रहेगा। तो ये इनका एसिडिटी का ऑर्डर आ गया। अब जो ऑर्थो इफेक्ट है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ऑर्थो इफेक्ट जो ऑर्थो बेंजोइक एसिड और ऑर्थो एनिलीन में देखते हैं, बेंजोइक एसिड और एनिलीन में देखते हैं, और इसके अलावा एक सारी इफेक्ट और देख लेंगे, ताकि जैसे मतलब इनहिबिशन हो रहा है रेजोनेंस वगैरह का, तो उसका ये छोटा सा नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।